इस वीडियो में हम द प्रपोजल नामक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2009 में रिलीज हुई थी। एक बार की बात है, एंड्रयू नाम का एक आदमी था जो अपने बॉस के आने से पहले काम पर जाने की जल्दी कर रहा था। इसी बीच मार्गरेट नाम की एक महिला अपने अपार्टमेंट में काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मार्गरेट अमेरिका के बोस्टन में एक प्रकाशन कंपनी में मुख्य संपादक हैं। ऑफिस में हर कोई मार्गरेट से डरता था क्योंकि वह बहुत सख्त है और वह हमेशा चाहती है कि काम पूरी तरह से हो। जब मार्गरेट आसपास नहीं होती थी तो वे उसके बारे में अप्रिय बातें कहते थे। जब मार्गरेट कार्यालय पहुंची, एंड्रयू पहले से ही वहां मौजूद था और वे एक साथ विपणन कार्यालय गए। जब वे वहां पहुंचे तो मार्गरेट ने एक छोटी सी गलती के लिए बॉब को बर्खास्त कर दिया। बॉब अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी लेखक को बुलाना भूल गए और भले ही यह कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी मार्गरेट ने बॉब को बर्खास्त कर दिया। बाद में मार्गरेट ने एंड्रयू को अगले दिन काम करने के लिए कहा। भले ही वह रविवार था, एंड्रयू अगले दिन अपनी दादी के जन्मदिन के लिए अलास्का जाना चाहता था, लेकिन मार्गरेट ने एंड्रयू को धमकी दी कि अगर वह अगले दिन काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद मार्गरेट को उसके बॉस के कार्यालय में बुलाया गया और मार्गरेट को बताया गया कि उसका कार्य वीजा नहीं बढ़ाया गया था। मार्गरेट कनाडा से आई थी और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और काम करने के लिए अपने वीजा की अवधि बढ़ानी पड़ी। मार्गरेट को अपने वीजा की अवधि बढ़ाए जाने तक देश छोड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मार्गरेट फिर भी एक कार्य परियोजना के लिए देश से बाहर यात्रा करती थी। मार्गरेट को चिंता थी कि उसका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चलेगा, भले ही उस पर कोई और काम कर रहा हो। मार्गरेट के पास भरोसे के मुद्दे थे और वह हमेशा परियोजना की प्रगति की जांच स्वयं करना चाहती थी। यदि वीजा समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मार्गरेट को कनाडा वापस भेजा जा सकता था और उसकी नौकरी जा सकती थी, और बॉब, वह व्यक्ति जिसे मार्गरेट ने अभी बर्खास्त किया है, वह मार्गरेट का स्थान लेगा। आखिरकार एंड्रयू बैठक के दौरान कार्यालय में आए। तभी मार्गरेट को एक विचार आया। मार्गरेट ने अपने बॉस को बताया कि वह और एंड्रयू जल्द ही शादी कर रहे हैं और यदि कोई अप्रवासी किसी नागरिक से विवाह करता है तो अप्रवासी को जल्दी नागरिकता मिल सकती है। एंड्रयू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भ्रमित था। सौभाग्य से मार्गरेट के बॉस ने मार्गरेट पर विश्वास किया और सुझाव दिया कि वे तुरंत आप्रवासन में शादी के लिए आवेदन करें। जब वे मार्गरेट के कार्यालय में वापस गए तो एंड्रयू ने पूछा कि मार्गरेट का शादी करने से क्या मतलब है। तब मार्गरेट ने अपनी वीजा समस्या बताई और एंड्रयू को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित किया। मार्गरेट ने कहा कि वे तब तक शादी का नाटक करेंगे जब तक कि उनका वीजा मुद्दा तय नहीं हो जाता और फिर वे तलाक ले लेंगे। उस दिन काम के बाद वे अपनी शादी के लिए आवेदन करने के लिए आप्रवासन कार्यालय गए। अपनी शादी को सच साबित करने के लिए उन्हें एक साक्षात्कार से गुजरना पड़ा। आव्रजन अधिकारी ने कहा कि अगर वे झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो मार्गरेट को कनाडा वापस भेज दिया जाएगा और अमेरिका लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जबकि एंड्रयू पर $2,50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा या 5 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। मार्गरेट ने आप्रवासन अधिकारी को समझाने की कोशिश की कि उनकी शादी का इरादा असली था। मार्गरेट ने कहा कि वे कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं और वे एंड्रयू की दादी का जन्मदिन मनाने के लिए रविवार को एंड्रयू के परिवार से मिलने की योजना बना रहे थे। सौभाग्य से आव्रजन अधिकारी ने उन पर विश्वास कर लिया। हालांकि आव्रजन अधिकारी ने कहा कि वह अभी भी उन पर नजर रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ वैध है। आव्रजन कार्यालय छोड़ने के बाद मार्गरेट ने फर्जी डेटिंग प्रक्रिया की योजना बनाई और एंड्रयू को सभी नियम समझाए, लेकिन एंड्रयू को गुस्सा आने लगा क्योंकि उसे लगा कि मार्गरेट उसका इस्तेमाल कर रही है। तब एंड्रयू ने मार्गरेट से 3 चीजें मांगी क्योंकि मार्गरेट की मदद करने का जोखिम बहुत अधिक था। सबसे पहले एंड्रयू ने अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कहा। दूसरे, एंड्रयू ने संपादन प्रभाग में एक नई नौकरी मांगी और अंत में एंड्रयू ने मार्गरेट से, जो बहुत घमंडी है, उससे शादी करने के लिए विनती करने को कहा। मार्गरेट एंड्रयू के अनुरोधों से हैरान थी, खासकर आखिरी अनुरोध से, लेकिन मार्गरेट अंततः सहमत हो गई क्योंकि उसे वास्तव में एंड्रयू की मदद की जरूरत थी। अगले दिन वे एंड्रयू के माता पिता से मिलने अलास्का गए। विमान में मार्गरेट ने कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान एक होटल में रुकेंगी क्योंकि उन्हें लगा कि एंड्रयू के परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। इसलिए मार्गरेट ने उन्हें परेशान न करने का वादा किया। एंड्रयू बस चुप रहा और कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। जब वे पहुँचे तो एंड्रयू की माँ और दादी उन्हें लेने के लिए वहाँ मौजूद थीं। एंड्रयू के घर के रास्ते में मार्गरेट ने देखा कि कई इमारतों पर एंड्रयू के परिवार का नाम था और यहाँ तक कि बैगों पर भी एंड्रयू के परिवार का नाम था। बंदरगाह पर मार्गरेट ने एंड्रयू से रात के लिए रुकने के लिए एक होटल खोजने के लिए कहा, लेकिन एंड्रयू की मां ने मार्गरेट को उनके साथ रुकने के लिए कहा। मार्गरेट ने सोचा कि एंड्रयू का परिवार गरीब है क्योंकि वे शहर से बहुत दूर रह रहे थे और उन्हें अपने घर तक नाव लेनी पड़ती थी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वे अंततः एंड्रयू के परिवार के स्वामित्व वाले एक निजी द्वीप पर एक बड़े घर में पहुंचे। मार्गरेट को यह भी पता चला कि एंड्रयू का परिवार शहर के सभी व्यवसायों का मालिक था जिन पर एंड्रयू के परिवार का नाम था। जब वे घर पहुंचे तो एक पार्टी के साथ उनका स्वागत किया गया। मार्गरेट ने पूछा कि एंड्रयू ने उसे अपने अमीर परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन एंड्रयू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं था और इसका उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। बाद में एंड्रयू की पूर्व प्रेमिका सामने आई और एंड्रयू ने उसे मार्गरेट से मिलवाया। तब एंड्रयू की दादी ने पूछा कि एंड्रयू ने मार्गरेट को कैसे प्रपोज किया और उन्हें मौके पर ही झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उन्हें इस
तरह के सवाल पूछे जाने की उम्मीद नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि एंड्रयू और मार्गरेट के एक दूसरे को चुमने के लिए हर कोई खुश हुआ और उन्होंने अजीब तरीके से चुंबन किया, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें ठीक से किस करने को कहा। इसलिए संदेह से बचने के लिए एंड्रयू और मार्गरेट ने ठीक से चुंबन किया, लेकिन इससे उनके बीच चीजें अजीब हो गयी। बाद में एंड्रयू और मार्गरेट सोने के लिए बेडरूम में चले गए, लेकिन कमरे में केवल एक ही बिस्तर था, इसलिए एंड्रयू फर्श पर सो गया। अगले दिन मार्गरेट को एक ग्राहक का फोन आया और मार्गरेट कॉल का जवाब देने के लिए बाहर चली गई, लेकिन कॉल के दौरान परिवार के कुत्ते ने मार्गरेट को टोक दिया। तभी एक चील कुत्ते को उठा ले गई और अफरा-तफरी मच गई। बाद में एंड्रयू आया और मार्गरेट ने एंड्रयू को बताया कि क्या हुआ था। मार्गरेट ने एंड्रयू को यह भी बताया कि उसने अपना फोन चील पर फेंका था, लेकिन फोन फर्श पर गिरकर खराब हो गया। इसलिए एंड्रयू ने मार्गरेट के लिए एक नया फोन खरीदने का वादा किया। तब एंड्रयू ने मार्गरेट से कहा कि वह उसे गले लगाए, क्योंकि उसका परिवार उन्हें खिड़की से देख रहा था। उस दिन बाद में एंड्रयू अपने पिता से मिला। यह पता चला कि एंड्रयू के पिता जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे और एंड्रयू के पिता चाहते थे कि एंड्रयू पारिवारिक व्यवसाय संभाले। हालांकि एंड्रयू को पारिवारिक व्यवसाय संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि एंड्रयू अपना करियर बनाना चाहते थे। यह पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब एंड्रयू के पिता ने एंड्रयू को पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए कहा था, और पहली बार जब एंड्रयू ने अपने पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। तब से उन दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उस दिन बाद में एंड्रयू की मां ने एंड्रयू को लकड़ियां काटकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए देखा, जो इस बात का संकेत था कि एंड्रयू का अपने पिता के साथ विवाद हुआ था। इसलिए एंड्रयू की मां एंड्रयू पर पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए दबाव डालने के लिए एंड्रयू के पिता को डांटने गई। उन्होंने एंड्रयू के पिता से एंड्रयू की पसंद का सम्मान करने और एंड्रयू को अपना करियर बनाने की अनुमति देने को कहा। बाद में मार्गरेट घर के अंदर आई और उनकी बातचीत सुनी। उस दिन बाद में एंड्रयू बिना खटखटाए कमरे में चला गया और एंड्रयू ने मार्गरेट को नग्न होकर बाथरूम से बाहर आते देखा। फिर उनके बीच चीजें अजीब हो गयी। उस रात बाद में मार्गरेट ने पूछा कि एंड्रयू पारिवारिक व्यवसाय क्यों नहीं संभालना चाहता, और एंड्रयू ने बताया कि वह बचपन से ही एक संपादक बनना चाहता था। फिर मार्गरेट ने कनाडा से अमेरिका आने की अपनी कहानी साझा की। मार्गरेट ने अपनी खराब पृष्ठभूमि साझा की और बताया कि कैसे उन्होंने अपना जीवन बनाने के लिए संघर्ष किया। तब एंड्रयू को एहसास हुआ कि मार्गरेट एक अच्छी इंसान है और मार्गरेट केवल अपने पिछले संघर्षों के कारण काम में सख्त हो रही थी, बिल्कुल किसी भी अन्य महिला की तरह जो अपने नरम पक्ष को कठोर बाहरी आवरण के साथ छिपाती है। अगली सुबह मार्गरेट उस समय डर गई जब किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। फिर मार्गरेट ने जल्दी से एंड्रयू को जगाया और एंड्रयू को अपने करीब आने को कहा। जब दरवाजा खुला तो उनका पूरा परिवार अंदर आ गया। पता चला कि एंड्रयू की दादी ने एक आश्चर्यजनक अनुरोध किया था। एंड्रयू की दादी चाहती थी कि वे शादी को उनके जन्मदिन पर, जो कि कल है, आगे बढ़ा दें। मार्गरेट और एंड्रयू चौंक गए, लेकिन मना नहीं कर सके। उन पर दबाव पड़ा और वे सहमत हो गए। एंड्रयू की मां ने उन्हें आश्वासन दिया कि हर चीज का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर परिवार के चले जाने के बाद एंड्रयू घबरा गया। एंड्रयू को चिंता थी कि अगर उन्होंने योजना के अनुसार शादी कर ली और अगले महीने तलाक ले लिया तो इससे उसकी दादी का दिल टूट जाएगा। तब मार्गरेट ने एंड्रयू को सांत्वना देने के लिए उसे पीछे से गले लगाया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उस दिन बाद में मार्गरेट अपना सिर साफ करने के लिए बाइक की सवारी के लिए निकली, लेकिन अंत में उसे और भी अधिक उलझन महसूस हुई। मार्गरेट को एहसास हुआ कि उसके मन में एंड्रयू के लिए भावनात्मक भावनाएं आने लगी हैं। बाद में मार्गरेट ने एंड्रयू की दादी को जंगल में एक अनुष्ठान करते हुए देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कल का विवाह समारोह सफल हो। तब मार्गरेट अनुष्ठान करने में एंड्रयू की दादी के साथ शामिल हो गई, लेकिन मार्गरेट बहक गई और खुद को शर्मिंदा किया। बाद में एंड्रयू मार्गरेट को फोन पर खरीदारी के लिए लेने आया और एंड्रयू ने मार्गरेट को जंगल में चंचलता से नृत्य करते देखा। फिर एंड्रयू मार्गरेट को नया फोन दिलाने के लिए फोन की दुकान पर ले गया। बाद में मार्गरेट ने कहा कि उसे ईमेल का उत्तर देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की आवश्यकता है, इसलिए एंड्रयू मार्गरेट को एक साइबर कैफे में ले गया। जब मार्गरेट कंप्यूटर का उपयोग कर रही थी तो उसने एंड्रयू को अपनी पूर्व प्रेमिका से बात करते हुए देखा और मार्गरेट को जलन होने लगी। तब मार्गरेट को अंततः एहसास हुआ कि वह एंड्रयू से प्यार करती थी। हालांकि मार्गरेट को लगा कि एंड्रयू उससे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमेशा एंड्रयू के साथ कठोर व्यवहार किया है। घर जाते समय एंड्रयू की माँ और दादी मार्गरेट को एक दुकान में ले गयी, जहाँ एंड्रयू की दादी ने मार्गरेट को एक विशेष शादी की पोशाक और एक कीमती पारिवारिक हार दिया। यह पता चला कि यह शादी की पोशाक और हार था जिसे एंड्रयू की दादी ने अपनी शादी में इस्तेमाल किया था। मार्गरेट इस भाव से बहुत प्रभावित हुई। बाद में नाव की सवारी के दौरान मार्गरेट ने स्वीकार किया कि वह इस नाटक को जारी नहीं रख सकती। मार्गरेट ने कहा कि एंड्रयू का परिवार उसके प्रति बहुत अच्छा था और वह उन्हें ठेस पहुँचाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब एंड्रयू घबरा गया और जब मार्गरेट ने पहिया छोड़ा तो नाव पलट गई और मार्गरेट पानी में गिर गई। शुक्र है
एंड्रयू ने मार्गरेट को बचा लिया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। बाद में जब वे घर वापस आए तो एंड्रयू के पिता ने उन्हें गोदाम में बात करने के लिए कहा। उन्हें वहां एक आव्रजन अधिकारी उनका इंतजार करते हुए मिला। किसी तरह एंड्रयू के पिता और आव्रजन अधिकारी को पता चला कि मार्गरेट की वीजा समस्या को हल करने में मदद करने के लिए यह शादी एक दिखावा थी। इसलिए आव्रजन अधिकारी ने एंड्रयू को धमकी दी कि वह अपराध कबूल कर ले, अन्यथा एंड्रयू को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन एंड्रयू को डरने की बजाय गुस्सा आ गया। एंड्रयू अपने पिता के उसके जीवन में हस्तक्षेप से थक गया था। तब एंड्रयू ने मार्गरेट के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और उसे जीवन भर खुश रखने की कसम खाई। उस रात बाद में एंड्रयू और मार्गरेट को अलग सोना पड़ा क्योंकि अगले दिन उनकी शादी होनी थी। लेकिन एंड्रयू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मार्गरेट भी ऐसा ही महसूस करेगी। मार्गरेट को भी एंड्रयू की भावनाओं पर संदेह था और परेशानी पैदा करने के लिए वह दोषी महसूस करती थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। एंड्रयू की दादी उत्साहित थीं और उन्हें अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए कई मेहमानों को आमंत्रित किया। हालांकि मार्गरेट ने सच्चाई कबूल कर ली क्योंकि वे अपनी शादी की प्रतिज्ञा करने ही वाले थे। मार्गरेट अब एंड्रयू के प्यारे परिवार से झूठ नहीं बोल सकती थी। मार्गरेट ने स्वीकार किया कि उसने एंड्रयू को काम से बर्खास्त करने की धमकी देकर उसे शादी के लिए मजबूर किया था। तब मार्गरेट ने एंड्रयू से माफी मांगी और शादी के हॉल से चली गई। बाद में एंड्रयू ने मार्गरेट की खोज की, लेकिन उसे केवल उसकी शादी की पोशाक और एक पत्र मिला। पत्र में मार्गरेट ने एंड्रयू से हर बात के लिए माफी मांगी। बाद में एंड्रयू की पूर्व प्रेमिका कमरे में आई और एंड्रयू को मार्गरेट का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए एंड्रयू मार्गरेट की तलाश में गया, लेकिन दुर्भाग्य से आव्रजन अधिकारी मार्गरेट को वापस घर ले गए थे। आव्रजन अधिकारी ने मार्गरेट को अपना सामान पैक करने और अमेरिका छोड़ने के लिए एक दिन का समय दिया। इस बीच एंड्रयू के पिता ने एंड्रयू को मार्गरेट का पीछा करने से रोकने की कोशिश की। हालांकि एंड्रयू की अपने पिता के साथ बहस के कारण एंड्रयू की दादी को दिल का दौरा पड़ा। एंड्रयू की दादी ने उसे अस्पताल ले जाने से पहले उनसे सुलह करने का आग्रह किया। विमान में एंड्रयू की दादी ने उनसे एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने और एक दूसरे के साथ शांति बनाने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने शांति बना ली क्योंकि उसने मरने का नाटक किया। लेकिन अचानक वह उठी और पायलट से उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए कहा ताकि एंड्रयू मार्गरेट के पीछे जा सके। जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचे तो एंड्रयू ने मार्गरेट की उड़ान को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन मार्गरेट अपने कार्यालय का सामान पैक कर रही थी जब एंड्रयू अंतः कार्यालय में आया। एंड्रयू ने मार्गरेट से विनती की कि वे सब कुछ एक साथ करने के बाद भी उसे न छोड़े। एंड्रयू ने मार्गरेट से कहा कि वह उसे अपने प्यार में पड़ने की जिम्मेदारी ले। तब एंड्रयू ने मार्गरेट के सामने प्रस्ताव रखा और मार्गरेट से इस बार उससे सचमुच में शादी करने के लिए कहा। मार्गरेट यह सुनकर खुश हुई कि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह भी उससे प्यार करता है। इसलिए मार्गरेट ने एंड्रयू से शादी करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने सबके सामने एक दूसरे को चूमा। कुछ दिनों बाद मार्गरेट और एंड्रयू अपनी शादी के लिए फिर से आवेदन करने के लिए आप्रवासन कार्यालय गए। उनके धोखे पर आव्रजन अधिकारी के शुरुआती गुस्से के बावजूद उन्होंने ईमानदारी की शर्त के तहत उन्हें दूसरा मौका दिया। फिर आव्रजन अधिकारी ने उनके आवेदन को मंजूरी दे दी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।